हाय एवरीवन, आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वॉचर वॉचर क्या होता है? जैसे जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसको वॉचर में रिकॉर्ड करते हैं बिल्स देख के। जैसे देखो, मैंने एक एसी खरीदा, उसका जो बिल आया, उस उस बिल को हम सबसे पहले वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैंने किससे एसी खरीदा और कितने पैसे गए। तो सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, वही वाउचर होता है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बनता है वही वाउचर कहलाता है। देखिए, a voucher is a documents which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of accounts। अब हम देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट बच्चों होता है जैसे हमें किसी भी सामान पे छूट मिल जाता है। जैसे ये शर्ट मान लो, मैंने ये शर्ट का MRP है 500, अब मुझे मिल गया ये 400 का, तो जो 100 रुपया बचा वही डिस्काउंट होता है हमारा। डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे मान के चलो, जैसे जो हम सभी को, सारे कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लो मेरे कोचिंग है तो उसका कोर्स मैं 10,000 रुपये का देता हूँ, तो उसमें मैं सबको डिस्काउंट दूंगा 2-2 हज़ार का, तो 8,000 का जो 10,000 का मेरा कोर्स है उसको मैं 8,000 का दे रहा हूँ। तो यही होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो सारे कस्टमर को दिया जाता है। बेसिकली ये होता इसलिए है, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए। जब प्राइस कम होगा तो ज़्यादा लोग परचेज करेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी। और कैश डिस्काउंट ये होता है, जब ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है उसके बाद कई कस्टमर्स आते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे उधार दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं कॉल करते रह जाता हूँ, कोई कॉल्स अटेंड नहीं करता, न मेरा पेमेंट दे रहा है। तो उसको इसलिए हम उससे बोलते हैं कि भाई आपके पास 8,000 रुपये हैं, तो आप हमको 7,000 अभी दे दें, तो 1,000 मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा। तो जो तुरंत पैसे पाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट होता है। चलिए देखते हैं। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड by the seller of goods out of the selling price of goods or deduction for making prompt payment. Trade discount: when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called trade discount. Cash discount: when discount is allowed to the customer for making prompt payment, it is called cash discount। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हम, रिबेट। तो रिबेट भी बच्चों एक तरीके का छूट ही होता है। जैसे मेनली हम अपना सेल प्रमोट कर रहे हैं या कैश में पैसे ले रहे हैं, वो नहीं होता है। उसके लिए तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। जैसे जैसे ये होता है कि हम अपने रेपुटेशन और गुडविल को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए छूट दे रहे हैं, तो ये हमारा होता है रिबेट। और मेनली जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज में होता है, जैसे 10%, 20%, 50%। और रिबेट जो होता है वो 500 का छूट दिया, 1000 का छूट दिया, तो ये रिबेट ऐसे होता है। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड allowed by the seller after the goods have been sold. It is allowed by the seller for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. For example, rebate may allowed because of poor quality of goods sold or goods being not as per specification। चलो बच्चों
आगे देखते हैं हम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वो होता है बच्चों जो हम सरकार को टैक्स देते हैं गुड्स और सर्विस पे, वही हमारा जीएसटी होता है। जैसे बच्चों मैंने कोई गुड्स बेचा या कोई सर्विसेज दी तो उस पे जो टैक्स मैंने सरकार को पे किया, गवर्नमेंट को दिया, वही होता है जीएसटी। ऑल डायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, सर्विसेज टैक्स etc. have been merged into a single tax known as GST. GST paid at the time of purchase and goods and services is collected at the time of sale. चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। एंट्री, एंट्री क्या होता है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। सॉरी, एंट्री हो गया यहाँ पे। तो एंट्री क्या होता है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा कहलाता है एंट्री। बैड डेट, बैड डेट क्या होता है बच्चों? जैसे जो डेटर्स हमारा पैसा बाकी रहता है, अब वो पैसे चुकाने से मना कर दे या उसके पास पैसे ना हो या वो मर गया, तो जो पैसे हमको मिलने थे अब वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वही पैसे हमारे समझ लीजिए वो बैड डेट हो गए। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। इट इज अ बिजनेस लॉस एंड इट्स डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन और एन इंटरप्राइजेस विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, इट्स कॉल्ड सॉल्वेंट। तो जैसे कोई बंदा है वो अच्छी पोजीशन में है और पैसे चुकाने के काबिल है और वो पैसे चुकाएगा, तो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट का समझ लीजिए उल्टा। अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट, इट्स कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जैसे जो कोई बंदा है वो उस पोजीशन में नहीं है जो अपना डेट चुका सके, जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं, सारे फैक्ट्री या जो बिजनेस है सब कुछ बिक गया, कुछ बचा ही नहीं, तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। तो जो पैसे नहीं पे कर पाएगा वो इंसॉल्वेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, टर्नओवर। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर जो हम साल में टोटल सेल करते हैं वही हमारा टर्नओवर होता है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक वो होता है जो बिजनेस में हम लोग एनिमल्स यूज करते हैं, वो लाइव स्टॉक होता है। डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल और हॉर्सेस नोन एज लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, बच्चों इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे हम किसी और कंपनी में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर खरीदा या डिवेंचर खरीदे, तो ये हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे गोल्ड, गोल्ड मैंने खरीदा, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अब वो बढ़ेगा, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स रिफर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर और डिवेंचर ऑफ कंपनीज विच द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हम असेट। असेट तो हम पहले देख चुके हैं। असेट क्या होता है? जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गए, ये हमारा असेट होता है। असेट में कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट वो होता है जैसे बिजनेस में हम फॉर लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। जैसे हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाए, ना कि इसे एक साल के अंदर बेच दिया जाए। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमको, होता है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में हमारा होता है एक टेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो होता है हमारा टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं, वो हमारा होता है इनटेंजिबल एसेट। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन करंट एसेट रिफर्स टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर continued used in the
business for the purpose of producing goods, services, and are meant for sale. Tangible asset are those assets which can be seen and touched, such as land and building, plant and machinery, computers, motor vehicles, furniture, etc. Intangible asset are those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt. For example, assets are goodwill, patent, copyright, trademark, computers, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब बच्चों देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट नॉन करंट एसेट का जैसे मान लो उल्टा ही होता है। अब बच्चों देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट वो होता है बच्चों जैसे कि मान लो कैश या कोई ऐसा एसेट जिसे हम 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मेन पर्पस होता है 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करना। ठीक है गाइस। जैसे करंट एसेट refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for sale। जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए हमारे जिन्हें हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, तो ये सब हमारा होता है करंट एसेट। देखते हैं अगला फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट ये रियल एसेट नहीं होता, ये बस एक नाम का एसेट होता है जो कि ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखता है लेकिन इसका फिजिकल या कोई वैल्यू इसकी होती नहीं है। अ फेक एसेट एक्चुअली अ बिग एक्सपेंसेस shown as an asset temporary in the balance sheet। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये होता है फिक्टिशियस एसेट। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? आउटफ्लो ऑफ मनी। जैसे जब हमारे जेब से पैसा जाता है, जब हमारे जेब से पैसा जा रहा होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई बेनिफिट हो। अब वो बेनिफिट अगर रेगुलर बेस पे है, रेगुलर रिकरिंग भी बोलते हैं, और वो शॉर्ट टर्म हो तो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो इरेगुलर बेस पे हो और लॉन्ग टर्म हो और उससे एक असेट क्रिएट हो रहा हो। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक गाड़ी परचेज की। अब वो गाड़ी मैं रेगुलर तो परचेज नहीं करता हूँ, कभी हो गया तो मैंने एक गाड़ी परचेज की। अब जब उससे परचेज करते हैं तो यह थोड़ी ना सोचते हैं कि 1-2 महीने बाद बेच देंगे, 2 साल लेंगे, 5-6 साल तक के लिए छुट्टी हो जाती है। तो मैंने जब गाड़ी परचेज की, अब वो इरेगुलर हो गया। अब गाड़ी जो होती है लॉन्ग टर्म होती है भाई, लेते हैं तुरंत बेच थोड़ी ना देते हैं, काफ़ी टाइम तक रखते हैं। अब गाड़ी मैंने ली तो उससे एक असेट भी हमारा क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जब मैंने गाड़ी ली, अब मुझे उसमें पेट्रोल डलवाना है। अब पेट्रोल तो ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल बार बार डलवाना पड़ता है, तो रेगुलर बेस पे पेट्रोल डलवाते हैं तो रेगुलरली ये काम हो गया। और पेट्रोल शॉर्ट टर्म होता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म होता है तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब ऐसे ही हमारा रिसिप्ट भी होता है गाइस। रिसिप्ट मान लीजिए जैसे वैसे ये रेगुलर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, इरेगुलर और इससे लायबिलिटी क्रिएट होता है। इसका रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल जैसे मान लीजिए सेल। अब जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे फीस मिलता है, तो मेरा ये काम है रेगुलरली मैं पढ़ाता हूँ, मुझे फीस भी मिलता है, तो रेगुलरली हो गया और इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, फीस मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, बैंक लोन अब हमेशा थोड़ी ना लेते हैं हम लोग, कभी कभी लोन लेते हैं। तो कभी कभी जब लोन लेते हैं, अब उससे लोन लिया, अब उससे हमारा लायबिलिटी क्रिएट हो गया, क्योंकि अब लोन हमको रीपे करना है, बाद में फ्यूचर में हम उसको दोबारा पे करेंगे, तो ये हमारा हो गया कैपिटल रिसिप्ट।
ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये एक्सपेंस होता है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इससे असेट होता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है इससे इनकम होता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है इससे लायबिलिटी क्रिएट होता है। तो यही हमारा था एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। रिसिप्ट में गाइस इनफ्लो ऑफ मनी होता है। अब जब हम पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब हम पैसा जाएगा हमारा पैसा तो असेट बनेगा। कैपिटल रिसिप्ट में जब हमारे पास पैसा आएगा लायबिलिटी बनेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस बनेगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट में इनकम। अब देखते हैं बच्चों डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है बच्चों जो आपको बार बार तो करना पड़ेगा, यानी है तो रिकरिंग, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जैसे यहाँ से इसका एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आ गया और एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से आ गया, यानी इन दोनों का मिक्सचर है। इसका एग्जांपल जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमें बार बार करना पड़ेगा, और इसका जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यही हमारा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड का मतलब होता है बच्चों डीले कर देना, फॉर लॉन्ग टर्म। डीले कर देना फॉर लॉन्ग टर्म, डिफर्ड का मतलब ये होता है। देखिए बच्चों एक्सपेंडिचर एंड disbursement of cash or transfer of property of incurring a liability for the purpose of acquiring asset, goods or services is called expenditure. Capital expenditure, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure. Revenue expenditure, any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as revenue expenditure, such as cost of goods sold, salaries, rents, electricity charge, etc. Deferred revenue expenditure, there are certain expenditure which are revenue in nature, but the benefit which is likely to be derived over a number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. The benefit of such an expenditure generally last between 3 to 7 years. आगे देखते हैं बच्चों कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. It is also necessary to make a proper distinction between capital receipt and revenue receipt, because the revenue receipt are shown on the credit side of trading and P&L account, whereas the capital receipt are shown in the balance sheet either as increase in liabilities or as reduction in the value of the asset. मैं आपको कुछ टर्म्स दे रहा हूं, ये आप बताएंगे इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है या लाइबिलिटी है. 10 मैंने दिए हैं: सेल्स, लैंड, क्रेडिटर, डेटर्स, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कैपिटल, कमीशन रिसीव्ड, फर्नीचर, बैंक लोन. बैंक लोन है गाइस. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ. आगे हम देखेंगे चैप्टर 1 अगले क्लास में, और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे. देखें किसको समझ में आया, किसको नहीं आया. ठीक है बच्चों, और आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें. बच्चों आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक करें, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, उससे मुझे हिम्मत आएगी और मैं आगे और मेहनत करूँगा. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर.